नमस्कार, रंजन टीवी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक रंजन सिंह। आज हम आपको एक बातचीत का अंश सुनवाते हैं। कोरोना टाइम में हमने बातचीत किया था अभिनेता मुकेश खन्ना से। सिनेमा के विषय में हमने बातचीत की थी और उसके साथ साथ महाभारत व शक्तिमान से जुड़े उनके अनुभवों को लेकर के। इस श्रृंखला में आगे और भी अभिनेता और अभिनेत्रियों से बातचीत है, लेकिन आज हम मुकेश खन्ना से की गई बातचीत का पहला अंश आप सभी के सामने ला रहे हैं। ध्यान से पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए और जानिए मुकेश खन्ना के फिल्मी सफर के बारे में, और साथ ही ये भी जानिए कि उन्हें महाभारत में भीष्म पितामह का रोल कैसे। चैनल के सभी दर्शकों को जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। शक्तिमान की तरफ से शक्तियां देना चाहता हूं, पितामह भीष्म की तरफ से आपको मैं आयुष्मान भव का आशीर्वाद देना चाहता हूं। धारावाहिकों व फिल्मों में अपनी बेमिसाल अदाकारी व दमदार आवाज से पहचान बनाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना महाभारत के तातश्री, भीष्म पितामह व शक्तिमान जैसे किरदारों से इतिहास रचने वाले खन्ना जी का जन्म 23 जून 1958 को मुंबई में हुआ। बीएससी और उसके बाद लॉ। सपना था इंजीनियर बनने का। पिता का अपना बिजनेस था और बड़े भाई साहब बनना चाहते थे एक्टर। समय का चक्र ऐसा घूमा कि बड़े भाई वेद खन्ना के हिस्से आया बिजनेस, और अपना सपना साकार करने के लिए छोटे भाई मुकेश खन्ना को अभिनय के लिए प्रेरित करने लगे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे से शिक्षा और उसके बाद 80 के दशक की कुछ फिल्मों रूही, वक्त के शहजादे के साथ शुरुआत। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह व शक्ति कपूर उनके सहपाठी भी रहे हैं। रेडियो के साथ कुछ दिन जुड़कर काम, युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युवाणी की कंपेयरिंग भी की। समय आया 1988 का, जब बी.आर. चोपड़ा ने बनाना शुरू किया धारावाहिक महाभारत। महाभारत के भीष्म व शक्तिमान बनने की पूरी कहानी को मुकेश जी ने बातचीत में बताया है। टेलीविजन के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी हैं, जिनमें सौगंध, सौदागर, तहलका, बेताज बादशाह, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, अमानत, बरसात, खौफ और हेरा फेरी शामिल है। मुकेश जी अभी अपना एमके प्रोडक्शन देख रहे हैं तथा भीष्म इंटरनेशनल के माध्यम से यूट्यूब पर आकर लोगों से रूबरू होते रहते हैं। अपने मिलनसार व्यक्तित्व व उम्दा सोच के लिए उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग अभिनेता के रूप में देखा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में बेबाकी से राय रखने के लिए वो मशहूर हैं। आप मुझे सुन रहे हैं इस चैनल पर, और मैं चाहता हूं आपकी सेहत ठीक रहे, और मैं आपसे कुछ इस मीटिंग पर कुछ बातें करना चाहूंगा। आपके कुछ प्रश्नों के जवाब देना चाहूंगा। आप देखिए मुझे और देखते रहिए। महाभारत भी और शक्तिमान भी, भीष्म पितामह को भी देखिए, शक्तिमान को भी देखिए। और चलिए मैं आपको कुछ प्रश्नों के आपके जो सवाल हैं उसका जवाब देता हूँ, तो सुनिए। सर, हमारे श्रोताओं से हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जिनको आप हमेशा महाभारत में एक ऐसे विशेष संवाद के माध्यम से देखते आए हैं, आयुष्मान भव के साथ, और शक्तिमान जो ब्रह्मांड के हमेशा रक्षक रहे हैं, मुकेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी, नाइस टू टॉक टू यू। बताइए सर, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि जब भी कोई आपको देखता है तो साथ साथ आपकी आवाज लोगों को दीवाना बनाती है। आवाज पर आपने कैसे काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आपका मानना है कि आवाज अभिनय का एक बड़ा हिस्सा है। जी, मैं ये बात, दोनों बातें सही है जो आपने कही। एक तो ये कि मैं ये मानता हूँ कि आवाज जो है 60% ऑफ द एक्टिंग होनी चाहिए, होती है। और दूसरी ये बात है कि आवाज से मैंने काम किया। ये दोनों बातें सही हैं, क्योंकि मेरी आवाज वो नहीं थी जो आज है। जी जी जी। और दिस कैन इंस्पायर मेनी पीपल टू वर्क ऑन देयर वॉइस, बिकॉज मेरी आवाज जो थी उस जमाने में, बिफोर आई वाज इन मे बी सेंट जेवियर्स में, मैं बीएससी तक मेरी ये हालत थी मेरी, क्योंकि मुझे कुछ शौक एक्टिंग का भी नहीं था और मैं इंजीनियर बनना चाहता था। तो मेरे बड़े भाई साहब मेरे को टोका करते थे बहुत। वो एक्टर बनने के शौकीन थे। वो राज कपूर दिखते थे, फादर ने शादी करा के बिठा दिया फैक्ट्री में, तो उन्होंने मेरा सारी कसर मेरे पे छोड़ी उन्होंने। तो उस चक्कर में वो, मैं बात करूं तो वो मेरे को टोके, मैं बात करूं तो बोला, तू क्यों पकोड़े तलता है, तू फास्ट बोलता है, तू मैं बोला आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, नहीं होता है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते जी। तो अब वो सही कह रहे थे, बट आदमी को कुछ अपनी बात कहनी है और कोई आदमी सामने से टोके तो आपको जान जल जाती है आपको, तो आप उसमें घुस जाते हो कि आप मेरे को रोको मत। अल्टीमेटली देन ही टुक मी टू
थिएटर पीपल, और फिर बाद में मेरे को उन्होंने कहा कि आप अखबार को जो है ना वो सुबह उठ के पढ़ो दांत बंद करके, कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये दांत को बंद करके पूरा पढ़ देखिए कोई तो वो मैंने चलो मानते मानते मैंने स्टार्ट कर दिया, और करते करते मैं कॉलेज जेट का एक्टर बन गया। मैंने लॉ किया बीएससी के बाद, सिर्फ एक्टिंग कोर्स के लिए मुझे 3 साल इंटर कॉलेजिएट मिल रहा है ये मानकर मैंने लॉ स्टार्ट किया, और वहां पर प्लेस किए तो मुझे प्राइज भी मिली और अप्रिसिएशन भी हुआ। मुझे खुद को लगा कि मेरे अंदर शायद बीज है या कीड़ा है एक्टिंग का, जो मुझे नहीं मालूम था। तो उस पर फिर मैंने काम करना शुरू किया। फिर मेरे को मिस्टर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बन गया, मैं ड्रामेटिक सेक्रेटरी बन गया, 3 साल प्लेस किए, पर सबने कहा कि तुम फिल्मों में काम क्यों नहीं करते जी। तो मैंने कहा नहीं मैं और सीखूंगा, और फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना गया। तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में यही था कि मुझे कोई गुरु चाहिए जो ट्रेनिंग करे, और कोई मिल नहीं आता, कोई किसी को यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कोई सिखाता नहीं है वॉइस ट्रेनिंग। ये एक एलियन चीज है यहाँ पर, और सब कुछ होता है, सिंगिंग सिखाई जाती है लेकिन एक्टिंग के लिए आवाज चाहिए, ये बात किसी को दिमाग में नहीं बैठती। ये इसमें भी सारे गामा पादा निशा होता है जो संगीत पे होता है बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर तो एक्टर ऐसे हैं कि जो चलिए जल्दी करिए, जाने का अपने को आने का जल्दी करिए, कहाँ जा रहा है तू, अरे जल्दी करे बैठ यार, अरे मैं आता हूँ यार, अरे जा रहा है, मतलब दे डोंट इवन नो कि आप ऊपर नीचे भी नहीं जा रहे हो, आप एक ही टोन में बोल रहे हो। 15 बड़े बड़े हमारे एक्टर बैठे हुए हैं जिनकी आवाजें अच्छी मानते हैं लोग। मैं थोड़ा सा क्रिटिक हूँ उनके बारे में, वो उनको अपनी आवाज से प्यार हो जाता है, फिर वो आवाज को ना तो ऊपर ले जाते हैं ना नीचे ले जाते हैं, और एक ही नोट पे अगर आपने सारे गा में आपने सपोजिंग सा रे पर भी आप अटके रहे, 15 मिनट के बाद आपका सिर में दर्द सामने वाले के सिर में निश्चित होता है। और जो आदमी वेरिएट करता है वो सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगता है। तो फिर ये बात मैंने पूना इंस्टीट्यूट में, मैंने शंभुनाथ जी हमारे एक टीचर मिल गए मेरे को, उन्होंने पहले ही क्लास में पकड़ा, बोला सब लोग कुछ कुछ बोलो। तो वो हम लोगों ने एक एक करके 5-5, 2-2, 3-3 लाइनें बोली। वो ओल्ड आदमी थे, वो लिखते गए पेपर में, और जब बाद में उन्होंने पकड़ा सबको तो बोला मुकेश खन्ना तुम्हारे जॉ स्टिफ है स्टिफ। तो देन मुझे याद आया कि मेरे भाई साहब ने मेरे जॉ को स्टिफ कर दिया जो था तो बोला तुम्हारा जबड़ा पूरा खुलना चाहिए। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो ग्रेट आदमी है, इस आदमी को तो सब मैं इसके पीछे पढ़ूं बेचारा, लेकिन किस्मत नहीं थी मेरी। वो इंस्टीट्यूट छोड़ के चले गए बम्बई में, वो योगा टीचर थे हमारे एक्चुअली। अच्छा। पता लगा कि वो योगा सांता क्रूज में योगा सिखाने में वहां पहुंचा, फिर बोला दिल्ली गए तो बाद में वहां पकड़ने की कोशिश की, बोला उनकी तो डेथ हो गई। फिर मैंने अपने हिसाब से ब्रिटिश लाइब्रेरी में, अमेरिकन लाइब्रेरी में जाके किताबें निकाली जी। तो उस पर मैंने काम करना शुरू किया। मैं सुबह टेरिस पे जाके मैं जोर से आवाजें लगाता था, आ आ आ आ आ आ। तो शायद बिल्डिंग वाले सोचते हैं कौन पागल है जो चिड़ियों को बुला रहा है, कबूतरों को बुला रहा है। जी। That's how I worked on my voice। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी आवाज कल्टीवेट की है। बिल्कुल वही हमारे। तो देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आवाज के बारे में। हमारे यहाँ पर कुछ नहीं करते, ब्रॉडवे में 8 साल की ट्रेनिंग होती है। वहाँ के थिएटर के जो एक्टर्स होते हैं वो उनकी आवाजें देखो, यहाँ तक इवन कि तुम अगर किसी छोटी सी कैरेक्टर को फिल्मों में देखोगे, टैक्सी ड्राइवर होता है पर वो ऐसी आवाज में बोलता है 2 लाइन कि मेरे को शर्म आ जाती है कि कहाँ क्या रेंज है इसके अंदर, क्या इसके अंदर रेजोनेंस है। हमारे यहाँ किसी का बहुत कम एक्टर है। और दूसरी बात ये होती है कि आवाज जो हमें जो भगवान देता है वो क्वालिटी होती है। बिल्कुल। अभी जैसे आपने मेरे को फोन किया, मैं कल आप फिर फोन करोगे तो मैं आपकी आवाज सुन के कह दूंगा कैसा तुम विवेक हो जी। आप मेरी हेलो सुन के बोलोगे अरे मैं मुकेश खन्ना हूँ। पर जो हम कर सकते हैं वो क्वांटिटी होती है। क्या बात है। उसके लिए आपको रियाज करना पड़ता है। और एक हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर मैं भी आपसे ये मतलब सीखना चाह रहा था कि मतलब हर व्यक्ति कहता है कि गॉड गिफ्टेड होती है आवाज, लेकिन मुकेश खन्ना जी की आवाज जब वो कहते हैं कि मतलब कल्टीवेटेड है, बनाई गई है और बहुत मेहनत के बाद की गई है, तो वो लोग जो आज के दौर में आवाज की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बातें बहुत कारगर साबित हो सकती है सर। तो रेडियो के साथ कुछ आपका जी, मैं अभी आपकी बात को मैं कंप्लीट करूंगा कि मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ करते हो जी, अच्छे कपड़े पहनते हो, आप
आप ग्रीस लगाते हो बालों में, आप बाल कटाते हो स्टाइल से, आप अपने जिम वर्क करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स है, आपके अंदर जो आवाज है, उस पर भी काम करो। वो बहुत बहुत आपके लिए, और वो जैसे गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना, गॉड गिफ्टेड सिर्फ क्वालिटी होती है जी, क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है। क्या बात है, क्वालिटी बताइए। हाँ। दूसरा ये कि इससे कुछ दिन आपका रेडियो से भी जुड़ना रहा, रेडियो में शायद आपने ऑडिशन बातें आती थी सामने की जी, रेडियो से कैसे जाना हुआ रेडियो में आपका? नहीं, वो एक अजीब बहुत छोटा सा पड़ाव मैं समझता हूँ, क्योंकि उस जमाने में मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या। भाई साहब ने पकड़ के यहाँ से वहां डाल दिया। कहाँ मुझे इंजीनियर बनना था और कहाँ मैं एक्टर बनना शुरू कर दिया। आदमी को पता नहीं होता, लेकिन डेस्टिनी उसको वहां लेकर जाता है। उस जमाने में मैंने रेडियो प्लेज का मुझे सडनली शौक हो गया, लेकिन मैं अभी एक्टर तो बन गया था इन द सेंस की, मतलब थिएटर में मुझे इंटर कॉलेजिएट में बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिल गए। तो उस वक्त मेरे को किसी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो में एक यू वाणी करके प्रोग्राम हुआ करता था उस वक्त। जी, वो अभी आधे घंटे में होता था प्रोग्राम, और वहां पर कोई एक बहुत बुजुर्ग थे, कुछ एक मुस्लिम बुजुर्ग थे। तो मुझे याद है मैं पहुंच गया उधर ऑल इंडिया रेडियो में। चलो, उसमें क्या नए लोग आते हैं, अपने अपने कुछ सोली लोकी बोल के चले जाते हैं, कुछ कभी पेश करते हैं, अपना आइटम पेश करते हैं। तो मैंने सुना था उसको रेडियो पर। उस जमाने में रेडियो किंग था ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। आज तो आप लोग सब लोग टीवी मीडियम खा गए हैं, तो रेडियो था उस जमाने, रेडियो। तो हाँ, तो अभी हम पहुंच गए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मुझे भी ये करना है। अब तो उन्होंने ऑडिशन दी। तो उस समय मुझे याद है, इत्तेफाक ये है कि समय था मेरे साथ, मतलब समय का मतलब ये जो हमारे हरीश भिमानी है वो टकरा गया मेरे साथ। वो भी ऑडिशन देने आया था जी। तो मेरी मुलाकात पहली बार हुई, एक दूसरे से बातें करते करते। तो मालूम पड़ा उसको शौक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी ऑडिशन देता। तो मैं भी पास हो गया, वो भी पास हो गया। फिर मैंने कोई अपना एक आधे घंटे का एक प्रोग्राम हम अपनी आवाज में मैंने कंपेयर करके दिया। उसने भी करके दिया होगा। 15 रुपए का चेक मिला मेरे को, गवर्नमेंट का चेक। वो 15 रुपए का चेक मैंने संभाल के रखा। क्या बात। पर अब देखिए, वो किस्मत देखिए ना, वही आदमी, वही हरीश भिमानी जो है, वो रेडियो वो बन गया वॉइस। उसने अपनी पूरी करियर वॉइस पे कर डाली। मैं रिकॉर्डिंग करने भले गया, सब कुछ किया मैंने रेडियो प्लेज भी किए। बाद में मैंने विनोद शर्मा के साथ में बहुत सारे प्लेज किए। मैंने राम बना हूं, मैं अर्जुन बना हूं, मैंने बहुत सारे प्लेज, जब उस जमाने में स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते थे रेडियो को। तो मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गया आगे जाकर। उस जमाने में 75 रुपीज मिलते थे। पर मैं फिर करियर मेरा एक्टिंग का था, और मैं एक्टर बनते बनते रेडियो प्ले कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक फितूर था कि मॉडलिंग नहीं करूंगा मैं। मेरे को ये था कि मॉडलिंग अगर आप करो तो तुम्हारा फेस है ना, सब तुमको बोलता है तो मॉडल है। उस जमाने में कबीर बेदी एक एग्जाम्पल था। उस जमाने में ये कौन सी एक्ट्रेस दूसरी है जो वो भी जो अगर आदमी का मॉडल होता है ना, तो एक इमेज बनता है, इसमें फेस के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं। तो मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की। मैंने एक मॉडलिंग सिर्फ जिंदगी में की थी, बिरलांटो शूटिंग्स की। पर मैंने रेडियो प्ले में मैंने कहा ये अच्छा है करने के लिए, इस पे चुपचाप बैठ के अपनी आवाज पे काम। दैट्स हाउ मेरा आवाज की दुनिया से मेरा नाता रहा। बिफोर आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट, came back from film institute, then I did not do radio at all. आज भी लोगों को ये महसूस होता है, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी महसूस होता है कि आपने एक जो अपना एक्टिंग का जो आपका सफर रहा, उसमें आपने कभी कोई समझौता नहीं किया। आपने व्यक्तित्व के साथ कुछ, मतलब हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनके साथ आपने कभी समझौता नहीं किया। और ये बहुत कम होता है, इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि लोग समय समय पर बहुत चीजों से समझौता कर लेते हैं। वो समाज केंद्र में नहीं रखते कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पितामह के रोल को लेकर के कैसे महाभारत में मिला आपको? जी देखिए, आपकी बात के मैं जवाब ये दूंगा कि देखो, आई थिंक दो तरह के एक्टर होते हैं। जी। एक तरह के एक्टर होते हैं जो अपने आप को सिर्फ एंटरटेनर समझते हैं। एक जैसे इवन शाहरुख खान का मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूँ कि एक डिस्कशन में उसने कहा था कि वी आर नॉट मसीहास, वी आर एंटरटेनर्स। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपको इतना बड़ा आयाम मिला है, आप जो कुछ करते हो वो समाज में चेंजेस ला सकता है। बिल्कुल, एटलीस्ट नॉट चेंजेस न लाए तो कम से कम इम्प्रेशन दे सकता है। बिल्कुल, कोई आदमी ये बोल सकता है कि ये सिगरेट पीता तो मैं भी पी सकता हूँ, ये करता तो मैं, वो करता तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो आप एक एग्जाम्पल सेटअप करते हो। तो इसके बारे में चंद एक्टर होते हैं थोड़े से
अकाउंटेबल अपने आप को समझते हैं, जिम्मेदार समझते हैं, उनमें से मैं हूँ शायद, इसलिए मैंने आज तक विलन नहीं किया। क्या बात। मेरे को मेरे को ऑफर, आप मानोगे नहीं, महाभारत जिसमें मुझे लोग जानते हैं जी। मैंने कई बार बताया भी है लोगों को, कहीं को मालूम नहीं कि पहला रोल जो मुझे ऑफर हुआ था वो दुर्योधन का और मेरे को गूफी ने कहा, मुकेश चोपड़ा साहब थिंग्स यू विल बी अ वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा, ओए गूफी, उस जमाने में 15 फिल्मों का हीरो था मैं। क्या बात। मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा था। मेरे को गूफी ने फोन किया था कि लंबे लंबे आर्टिस्ट होंगे। उस जमाने में मेरी 4 फिल्में रिलीज हो गई। हाँ हाँ। रूही, वक्त के शहजादे, दर्द दिल, कैप्टन बैरी। तो मैं थोड़ा सा फ्लॉप एक्टर था, मतलब मेरी 8 फिल्में और भी पड़ी हुई थी, पर आई वाज वेटिंग फॉर देम टू, एक फिल्म चले तो मैं आगे मेरी काम मिले। तो उस वेटिंग पीरियड में मैंने महाभारत किया। तो मैंने भी ऑडिशन दिया लोगों की तरह, अलग औरों की तरह मुख लगाकर, जबकि मैं बड़ा एक्टर था। बाकी सब स्ट्रगल भी, बहुत लोग स्ट्रगल भी कर रहे, बड़े बड़े एक्टर भी आए थे। जैकी श्रॉफ को भी कंसिडर किया गया था, चंकी पांडे को कंसिडर हो रहा था, राज बब्बर ने खुद एंटर कर लिए भरत बन के, उसको अर्जुन बनना था जी। जूही चावला को शायद द्रौपदी सोच रहे थे, पर मैंने जब ऑडिशन दिया तो मुझे उन्होंने कहा कि दुर्योधन तुमको देना चाहते। मैंने कहा, मेरे को हीरो मारेगा ना, मैं लुक दूंगा तो तुम बोलोगे कम करो, मेरे से कम नहीं होगा। और फिर मैं हीरो हूँ 15 फिल्मों का, मैं मेरी करेंगे अगर मैं विलन बन, तो उस अंदाज, आज तक मेरा वही अंदाज है। क्या बात है। मैं हीरो नहीं करूंगा, मेरे बहुत किंतु परंतु है। अच्छा। मैं उस जमाने में इतना ही था कि मैं विलन नहीं करूंगा। आज 4 गुना हो गया। मैं विलन नहीं करूंगा, मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, मैं रोमांटिक सीन नहीं करूंगा। मेरे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो गए। अच्छा, विलन के इधर आपको और कोई रोल पितामह के अलावा कोई पसंद आया, फिर आपको लगा कि सिर्फ लंबी कहानी है उसमें, लंबी कहानी है। मतलब वो बनते बनते मैं बनाऊं भीष्मा, क्योंकि करना मुझे था अर्जुन एंड कर्ण। नेचुरली जब मैं हीरो था तो मुझे महाभारत का हीरो अर्जुन है। कहीं न कहीं आपका वो एटीट्यूड और कहीं न कहीं आपकी वो आवाज जो थी वो कहीं न कहीं पितामह के रोल के लिए फिट बैठी। एग्जैक्टली। मतलब मुझे विनोद खन्ना ने एक बार बेंगलोर के एक होटल के लिफ्ट में कहा, हम लोग साथ में थे जी, बोला, मुकेश यू गॉट द क्रीम ऑफ महाभारत। पर माफ करना, रामायण में सबको पता है कि राम कौन थे जी, या रावण कौन था, हाँ, या सुग्रीव कौन था, लेकिन महाभारत में लोगों को नहीं पता था एक्सेप्ट अर्जुन, कर्ण, द्रौपदी, कि भीष्म पितामह भी कोई थे। उनको सिर्फ इतना था कि हाँ, एक भीष्म प्रतिज्ञा ली गई थी और एक बाणों की शैया बनी थी, बस। सही बात है। वो कैरेक्टर को हम लोगों ने, मतलब डॉक्टर राय साहब, पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने, जो क्या बात है, साहब ने मेहनत की, क्योंकि महाभारत लोग कम पढ़ते भी नहीं थे, मैंने सुना। तो उसमें मेरे को नहीं पता था कि भीष्म पितामह इतना बड़ा पढ़ेगा या मैं उसकी आस करूं। मैंने उसके लिए आस नहीं की जी, पर होते होते क्या हुआ, दुर्योधन बना किया। पता लगा मेरे को गूफी ने बाद में। मैंने कहा, फिर मैंने चोपड़ा साहब को कहा, पहली बार जो किसी प्रोड्यूसर को नहीं कहा कि मुझे एक पार्ट ऑफ महाभारत बनना है, क्योंकि मेरा बचपन का पढ़ा हुआ सब्जेक्ट था, तो मुझे अर्जुन कर्ण करना। पता लगा मेरे सामने फिरोज खान आया, अर्जुन लेके भाग गया, पंकज जी आया, कर्ण लेकर भाग गया। मैं थोड़ा सा निराश हुआ, पर फिर मैं बैठा रहा। फिर मेरे को फोन आया अचानक गूफी का, मुकेश एक रोल बचा है, करोगे कि नहीं करोगे मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा, कौन सा? बोला, द्रोणाचार्य। और वो सुरेंद्र पाल को लेकर भागे। सुरेंद्र पाल का रोल, जो अल्टीमेट सुरेंद्र पाल मैं करता तो सुरेंद्र पाल नहीं होता। तो मैंने कहा, चल गूफी करता हूँ। अच्छा। गूफी उछल गया और मेरा भाई सामने बैठे थे, साथ में दूसरे भाई, नॉट पहले वाला भाई, दूसरे भाई जी, वो फोन सुन रहे थे। तुम पागल हो, तुम दुर्योधन मना करते हो, जो 1 मैन अगेंस्ट आर्मी, अगेंस्ट 1 मैन अगेंस्ट द होल पांडव, 5 पांडव, कृष्णा, और तुम एक गुरु का रोल। हाँ बोल रहा। मैंने कहा, देखो, हर योद्धा महाभारत में अपने आप में होता है, उसको डिपिक्ट करता है, कैसे डिपिक्ट करोगे उसको जी। और मुझे कॉन्फिडेंस था मैं कर जाऊंगा, क्योंकि महाभारत मैंने जितनी पढ़ी थी शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ी। क्या अल्टीमेटली मैंने हाँ तो बोल दिया, पर मुहूर्त के शॉट के बीच में राज बब्बर ने मेरे से पूछा अचानक, मुकेश, मुझको सर बोलते थे, बिकॉज मेरे ही शूटिंग में उनका ऑडिशन हुआ था। पहली फिल्म मेरी खूनी थी, या उस जमाने में उनका एक आए थे वो। तो मुझे बोलते थे, सर जी आप क्या कर रहे हैं? हम लोग ग्रुप फोटो खिंचा रहे थे। मैंने कहा, अभी तक तो मैं द्रोणाचार्य हूँ। आई डोंट नो व्हाई डिड आई से अभी तक, मुझे नहीं मालूम, अंदर से निकली आवाज थी, पता नहीं। और वही हुआ। 15 दिन के बाद गूफी का फोन आया, मुकेश तू आजा।
तू पागल है, अभी तो बच्चे पैदा होंगे, पांडव कौरव बड़े होंगे, फिर गुरु आएगा। जी जी। नहीं, चक्कर चल गया, तू आ जा। पता लगा जो भीष्म बनने वाला था, विजेंद्र गाडगे थे, सबको मालूम उस जमाने में उनका नाम लिखा रहता। अच्छा। वो, हाँ, उनका नाम सबसे पहले लिखा था, भीष्म पितामह विजेंद्र। बाकी सिलेक्शन बाद में हुआ, पर उनको शायद कहीं से पता नहीं, मुझे आज तक मैंने पूछ भी नहीं पाया हूँ, पर मैं हमेशा कमेंट करता हूँ, शायद उनको लगा होगा कि ओल्ड रोल है, दाढ़ी दाढ़ी लगानी पड़ेगी, एक व्यक्ति का भाव, शायद वो मुहूर्त नहीं जी। तो चोपड़ा साहब ने कहा मुकेश को बुलाओ। मैं विंग्स में बैठा हुआ था, तो पटाख से मैंने दूसरे दिन दाढ़ी बनाई, तीसरे दिन ड्रेस बनी, चौथे दिन में शूटिंग करा। तो ये डेस्टिनी है। क्या बात है। डेस्टिनी ने मुझे बनाया है, भीष्म पितामह। गूफी ने भी नहीं बनाया। गूफी तो मुझे पहले दुर्योधन बनाना चाहता। एक इतना युवा चेहरा और इतनी चेहरे पर जो एक कह सकते हैं कि वृद्ध व्यक्ति की या कोई वृद्ध जो होता है तो उसका भाव लाना बड़ा कठिन होता है। वो और महाभारत का एक ऐसा पात्र जो सबसे वृद्ध है, जिसके ऊपर महाभारत